सो लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है, एक आसान भाषा में अगर मैं बताऊं कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाती है, और किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, जैसे कि रुदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल वाला जो प्रयोग किया था उसमें, जिसमें उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग करके के नाभिक की खोज की थी, तो उन्होंने बोला था, तो हमें पता है कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। फिर से एक परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, तो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, जिसे हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं। तो कभी अगर आपके सामने जेड, अगर जैसे कि मान लो अगर आपके सामने कभी भी जेड बराबर 11 लिखा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या है। और जैसे ठीक है, जेड बराबर अगर कहीं भी 11 लिखा है, यानी क्या है कि जो भी मेरे पास परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 11 होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि वास्तव में जो तत्वों को उनके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी कोई भी तत्व है या फिर किसी भी तत्व को अगर मुझे परिभाषित करना है तो मैं किसके द्वारा उसे परिभाषित करूंगा। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन की, प्रोटॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, या इन सभी से। तो आपको उत्तर लगाना है प्रोटॉनों पे। याद रखिए, किसी भी तत्व को हम लोग जो परिभाषित करते हैं, यानी उसके बारे में जो समझाते हैं, वो उसमें उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान मतलब उपस्थित, ठीक है, तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ही उसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसलिए Z बराबर 1। Z बराबर 1 क्या, अगर हाइड्रोजन लिख के अगर मैं Z बराबर 1 लिख रहा हूँ, मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, इसी प्रकार कार्बन के लिए अगर मैं कार्बन के लिए Z बराबर 6 रख रहा हूँ, मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही उस परमाणु की उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। दूसरी चीज़ है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो एक परमाणु के अवपरमाणु का मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी परमाणु के अंदर कोई दूसरी कण भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि पहले ये धारणा थी कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर भी छोटे कण पाए थे, जिसे हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हम किसी एक चीज़ के अंदर भी अगर किसी चीज़ के अंदर भी एक या उससे भी छोटी चीज़ कोई पाई जाती है, या किसी चीज़ के अंदर भी 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके लिए हम लोग अव शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको रुदरफोर्ड वाला याद हो, तो उन्होंने एक बात बोली थी अपने प्रयोग के बाद कि परमाणु जो है अंदर से खोखला है, और परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो परमाणु के अंदर बहुत ही छोटे से क्षेत्र में ही सीमित है, और वही छोटे क्षेत्र को उन्होंने नाभिक कहा था। और उन्होंने ये भी बोला था कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो परमाणु के अंदर बहुत ही सीमित क्षेत्र में उपस्थित है। तो उसी जो सीमित क्षेत्र था ना, वो यानी बहुत छोटा सा जो क्षेत्र था, वो तो जो द्रव्यमान पूरे परमाणु का था, क्यों था, क्योंकि उसी सीमित क्षेत्र के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उस परमाणु के में उपस्थित यानी विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण ही होता है। तो कोई भी पूछे कि परमाणु का द्रव्यमान किसे किसे कारण होता है, तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। ये परमाणु के नाभिक में ही होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, तो परमाणु के नाभिक में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि एक न्यूक्लियन में कितने कण पाए जाएंगे, तो आपको उत्तर आना चाहिए 2, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पे पाए जाते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। एक तरह से कोई पूछे कि न्यूक्लियन में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियन का, देखिए ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखा गया न्यूक्लिक, अगर इसमें तोड़ूंगा ना तो न्यूक्ली का मतलब होता है ना केंद्र, यानी नाभिक, और हमें पता है इसी के नाभिक के अंदर ही हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है। ठीक है, जैसे रुदरफोर्ड ने भी कहा था कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक सीमित क्षेत्र में है, उसी सीमित क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा था, नाभिक कहा था। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ है, तो उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान जो होता है
ठीक है। कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है 12U। 12U का मैंने बताया था, U क्या होता है यूनिफाइड। जिस तरह से हम लोग ग्राम के लिए G शब्द का उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर नापने के लिए हम लोग 12 सेंटीमीटर, 12 अगर मैं 12 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा, फिर पीछे CM लगा यानी सेंटीमीटर, यानी एक तरह से इकाई हो गया। मीटर के लिए मैं मीटर का शब्द का उपयोग करता हूँ, किलोग्राम के लिए मैं KG शब्द का उपयोग। उसी तरह से परमाणु जब हम द्रव्यमान निकालते हैं किसी भी तत्व का, तो उसके लिए हम लोग जो द्रव्यमान आए वो तो लिखेंगे, लेकिन उसके पीछे इकाई के रूप में U लिखते हैं। U क्या है तो यूनिफाइड यानी परमाणु द्रव्यमान को दर्शाने की एक इकाई है, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अगर 12 लिख रहा है तो आपका क्या बोल रहा है, कार्बन का द्रव्यमान 12 लिख रहा है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं खाली ऐसा बोलता कि कार्बन के परमाणु संख्या 12 है, तब इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या 12 है। हमें पता है कि परमाणु संख्या में क्या गिनते हैं, परमाणु संख्या जब बात आती है तो हम लोग सिर्फ परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को गिनते हैं। लेकिन जब किसी तत्व के द्रव्यमान की बात है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन एक तत्व है, उसका द्रव्यमान अगर 12 लिख रहा है, मतलब क्या है कि उसके अंदर 12 में क्या होगा कि 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर द्रव्यमान में लिख कर 12U लिख रहा है, मतलब क्या है कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन भी होंगे। 6U + 6U आप दोनों जोड़ोगे तो 12 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, एल्यूमिनियम अब आपका जो आता है वो 13 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर आपको चार्ट याद हो 1 से लेकर 20 तक का, तो मैं बता पहले 11 नंबर पे सोडियम, 12 में मैग्नीशियम और 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। अगर परमाणु संख्या याद है ना, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको कम से कम 1 से 20 तक के जो चार्ट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह से आपको कैल्शियम तक का, अगर आपको इतना आता है तो आप लगभग परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से जितने भी सवाल आते हैं ना, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आपको परमाणु संख्या पता है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी परमाणु संख्या होती है ना, उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होती है। मैं आपको बताऊंगा अभी, याद रखिएगा कि जो आपका परमाणु संख्या होती है वही आपके प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोटॉनों की संख्या अगर आपके पास द्रव्यमान दिया हो, ठीक है, अगर आपके पास परमाणु द्रव्यमान दिया रहो और आपके पास परमाणु संख्या हो, तो आप इन दोनों का उपयोग करके आप न्यूट्रॉनों की संख्या भी कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन कभी भी नाभिक के बाहर नहीं जाते। याद रखिएगा, किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं ना, उनकी संख्या हमेशा सामान्य रहती है। संख्या किसकी कम या ज़्यादा होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के द्वारा उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, या फिर नाभिक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं एल्यूमिनियम का उदाहरण ले लूँ, तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान अगर 27U बता रहा है, हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो 13 नंबर पे आता है। 13 नंबर पे आता है मतलब क्या, उसकी परमाणु संख्या क्या 13, और अगर परमाणु संख्या 13 है मतलब क्या कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, तो 13 होगी। अब टोटल द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कितने होते हैं, वो आपका परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगर मेरा प्रोटॉन की संख्या 13 है तो उस हिसाब से तो 13 न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, लेकिन नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे कि 13 ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए 14। तो आप देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स है, जो परमाणु संख्या भी 13 नंबर पे आती है एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, उसकी परमाणु संख्या भी 13 होती है, और जो परमाणु संख्या होती है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो 13 प्रोटॉन तो आ गए, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बदल गई। तो इसी तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है, लेकिन प्रोटॉनों की जो संख्या है वो फिक्स रहती है। दूसरी चीज़, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या या फिर अगर मुझे किसी परमाणु को दर्शाना है तो मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक तो उस परमाणु की परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या को इसकी परमाणु संख्या कहते हैं, और इसकी द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को जोड़ दूंगा तो मेरे क्या तो देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे तो आपको द्रव्यमान संख्या मिलेगी, और खाली प्रोटॉन हो तो आपको क्या मिलेगा, परमाणु संख्या। तो किसी तत्व का प्रतीक किस रूप में दर्शाया जाता है, तो आप क्या देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी तत्व, जैसे कि मान लो मुझे हाइड्रोजन दर्शाना है तो मैं हाइड्रोजन के लिए क्या रहूँगा, यहाँ पे H लिखूंगा। तत्व का प्रतीक मतलब है कि मैं किसी तत्व को किस रूप में दर्शाता हूँ, मैं लिखता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए मैं H शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए मैं O शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए मैं N शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी शब्द को जो मैं दर्शाता हूँ ना, वो यहाँ पे रखूँगा इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट साइड होता है, ये आपका राइट साइड होता है। तो बाईं और ऊपर क्या होता है, हमेशा आप क्या रखिएगा, कई लोग इसमें कन्फ्यूज आते हैं, ऊपर हमेशा द्रव्यमान संख्या आएगी, और नीचे क्या आएगी, हमेशा परमाणु संख्या, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं कि, ठीक है, इसका बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं H1 हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ हीलियम ले ले रहा हूँ, ठीक है। हीलियम के लिए अगर 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नीचे क्या होती है, हमेशा परमाणु की संख्या होती है, ऊपर क्या होता है, हमेशा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। हीलियम अगर ये परमाणु संख्या है, मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो 2 होंगे, लेकिन 4 लिखा हुआ ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इस 4 के अंदर ये 2 प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, प्लस अब 4 में से 2 गया तो बचा कितना, 2, यानी न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2।
ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। हीलियम के अगर हीलियम हमेशा ऐसा दर्शाता है 4 फिर हीलियम फिर 2 लिखेगा, मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब जोड़ दूंगा तो मेरे परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी निकल के आएगी, तो 4। अब 4 ये में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब इस 4 के अंदर अगर 2 मेरे प्रोटॉन हैं तो 4 में से अगर 2 घटा दो तो बचे तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, आपका न्यूट्रॉन ही होंगे। ठीक है, इसके ऊपर से सवाल भी आते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग जो दूसरा टॉपिक वो देख लेते हैं, प्रत्यय समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है कि जब किसी तत्व, जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात कर लूँ कि अगर कोई तत्व, वैसे तो हाइड्रोजन गैस के रूप में आता है लेकिन यानी अधातु में आता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि 100, मुझे पता है एक को मिला के 118 तत्व हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है, यानी उनके प्रोटॉनों की संख्या तो हमेशा समान रहेगी, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो आएंगे उसी तत्व के अंदर लेकिन वो अलग अलग स्वरूप में पड़े हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर मैं सिंपल सा उदाहरण ले लूँ, जैसे कि क्लोरीन को हम लोग नॉर्मली अधातु के रूप में मानते हैं, लेकिन क्लोरीन गैस के रूप में भी पाई जाती है और क्लोरीन ठोस के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन ठोस रूप में पाई जा रही है तो उसका गुणधर्म बदल गया, या वो क्लोरीन के परमाणु, या जो क्लोरीन का, अगर क्लोरीन जैसे क्लोरीन की गोली भी आती है तो वो ठोस रूप में हुई, तो ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन के उस गोली के अंदर जो क्लोरीन के परमाणु होंगे उनकी संख्या बदल जाएगी, नहीं। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो अलग अलग स्वरूप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं समस्थानिक के बारे में सिंपल सी चीज़ समझिए कि ऐसे तत्व कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कुछ परमाणु अलग अलग स्वरूप में पाए जाते हैं, जिनके अंदर परमाणु की संख्या तो समान होती है लेकिन जिनका परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि जो लिखा गया इसके बारे में, तो उन्होंने बोला है कि कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनके परमाणु की संख्या तो समान होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु अगर मैं ले लूँ तो इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, यानी उसके 3 समस्थानिक हैं, यानी 3 परमाणु इस हाइड्रोजन के अंदर नहीं। एक चीज़ आप समझिए, जैसे कि अगर मैं बहुत ही आसान समझाऊँ तो जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई, अगर आपने कभी देखी हो कि किसी के नाम की एक दुकान है, ठीक है, समझिएगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ जैसे कि राम नाम से मैंने कोई दुकान खोली और मैं किसी एक, जैसे कि अगर मान लीजिए अहमदाबाद में मेरी कोई दुकान है, ठीक है, और बहुत ही फेमस दुकान है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा अहमदाबाद में मैं इसी नाम से खाली अहमदाबाद में दुकान चलाऊंगा। हो सकता है कि मेरे नाम से भी मेरा ही कोई आदमी इसी नाम से किसी दूसरे शहर में भी दुकान चला रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी लाइसेंस होगा वो मेरे नाम से ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि मेरा नाम बदल, वहाँ पे जाके मैं, क्योंकि अब अगर मेरे नाम से ही दुकानें चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं अपने नाम से डालूंगा ताकि वहाँ पे भी चीज़ें फेमस हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को वहाँ पे कुछ भी होगा तो नाम तो मेरा आएगा, क्योंकि लाइसेंस वहाँ पे जो भी चीज़ मैंने दुकान रखी है या जो भी चीज़ मैंने खरीदी है वो मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो वहाँ पर जो भी दिक्कतें होंगी तो वो सीधा फ़ोन मुझे करेंगे। तो ऐसा ही है कि जो समस्थानिक होते हैं वो क्या होता है कि आते हैं उसी तत्व के अंदर लेकिन वो अलग अलग स्वरूप में पड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमें अलग अलग स्वरूप में पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनके परमाणुओं की संख्या तो समान है लेकिन जिनके द्रव्यमान जो है यानी न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, वही हाइड्रोजन के केस में भी हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हमको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही परमाणु होता है और हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, ये मैंने पहले बताया। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ही कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वही ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि ये थोड़े विशिष्ट होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, आएंगे हाइड्रोजन के अंदर ही लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो पाया जाता है। तो वही बोला गया है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या जहाँ भी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या होंगे, हमारे न्यूट्रॉन तो पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु ले लूँ तो उसके अंदर 3 परमाणु स्पीशीज होते हैं, जैसे कि पहला हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसे बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, 1H1 का मतलब क्या है कि परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। ड्यूटेरियम की बात करूँ 1H2 है, मतलब क्या है कि परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 2 है। अब आप खुद समझिए, अगर यहाँ पे मैं अगर परमाणु संख्या जो होती है अगर मैं यहाँ पे भी 1 लेता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, जबकि द्रव्यमान संख्या के बारे में मुझे पता है कि द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जब, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, फिर यहाँ पे 2 कैसे आ गया। तो यही चीज़ समझने वाली है कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं किसी तत्व के अंदर जिनके परमाणु संख्या तो वही नॉर्मल हो गया, यानी उनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुणधर्म हमें और मुझे पता है भौतिक गुणधर्म में क्या होता है कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, ये आधार के भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो वही बोला है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रोटियम में परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो प्रोटियम के लिए 1H1, ड्यूटेरियम के लिए 2H1, जहाँ ये होती है परमाणु संख्या, ये होती है ये होता है द्रव्यमान संख्या, और तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, एक तो ये हाइड्रोजन है, उसी तरह से प्रत्येक की परमाणु संख्या तो
समान है, यानी देखिए परमाणु संख्या एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पे, यानी परमाणु संख्या तो समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन जो उनका द्रव्यमान संख्या है वो बदल गया है। दूसरी चीज़, द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है, और इस तरह के अन्य उदाहरण भी, जैसे कि कार्बन भी, कार्बन के अंदर भी कुछ ऐसे, कार्बन तत्व के अंदर भी कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनके कार्बन के भी 2 समस्थानिक आते हैं। एक पहला है आपका 12C6, मतलब क्या कि प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब मिला देंगे तो कितना जाएंगे 12, यानी 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन। और एक और है, एक 12C6 होता है और एक होता है 14C6, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो 6 होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, 2 बढ़ गई इसमें। इसी तरह से आपको 3 याद रखना है, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन के जो होंगे 12C6 और एक 14C6, और तीसरा है आपका जो लास्ट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 हैं, एक है 35 ये आपका क्लोरीन है और ये 17, और दूसरा है आपका 37 क्लोरीन 17। ठीक है, आप ऐसे भी ऐसे देखिए 17 35 और एक 17 37। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक, कार्बन के भी 2 समस्थानिक, और हाइड्रोजन के 2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, उसके बाद है क्या है, इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, इस तरह के परमाणु क्या कहलाते हैं, तो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होगा। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी तत्व में, देखिए तत्व का मतलब ही क्या होता है कि जो भी तत्व होते हैं हम लोग उसे क्या समझते हैं, शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि तत्व के अंदर केवल क्योंकि जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सीधी सी बात, अगर कोई तत्व के अंदर जो परमाणु होंगे भले ही वो समस्थानिक के अंदर आते हों, लेकिन होंगे तो वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे। तो वही कह रहा है कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी भी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक वो हमेशा क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कि अगर समस्थानिक किसी तत्व का जो समस्थानिक होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है या नहीं होता है, तो आपको लिखना है शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिक के क्या होता है, तो रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये आपको हमेशा रखनी है, समस्थानिक के रासायनिक गुण हमेशा समान होंगे लेकिन भौतिक गुण क्या होंगे, तो अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें बोल रहा है कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक, जैसे हमने पढ़ा कि 35 और 17 वाला और 37 17 वाला। ठीक है, तो प्रकृति में जो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हमें पाए गए हैं जिसका द्रव्यमान है 35U और 37U है। ठीक है, 35U मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान आ गया, यानी 17, इसमें 35U का मतलब है कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन होंगे और 18 क्या होंगे आपके न्यूट्रॉन, और इसके अंदर क्या होंगे 2 बढ़ जाएंगे, यानी 17 प्रोटॉन तो होंगे लेकिन 2 और जुड़े, यानी लगभग आपके 20 के आसपास न्यूट्रॉन होंगे, और वह हमेशा किस अनुपात में पाए जाएंगे, यानी 3:1 के अनुपात में हमेशा होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे कि क्लोरीन के जो समस्थानिक है वो प्रकृति में किस अनुपात में पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है 3:1। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, आगे भी सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक है, एक वीडियो में स्पेशली इसके बारे में बताऊँगा कि आखिर जो समस्थानिक होते हैं उनकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल में एक अच्छा सा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ढंग से बना दूंगा उसके बारे में, ताकि जो भी समस्थानिक के बारे में जो आपकी थोड़ी बहुत भी जो गलतियां रह जाएगी या जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि अभी जो समस्थानिक होते हैं, जो विशिष्ट, जो अलग होते हैं, थोड़े अलग पाए जाते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, तो कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे कि अब इनका उपयोग कहाँ होता है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है यूरेनियम का समस्थानिक। ठीक है, कौन सा है, तो आपका यूरेनियम मुझे पता है कि 92 नंबर पे आता है, 92 नंबर पे आता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन के रूप में। ठीक है, यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और कैंसर के इलाज में हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। और तीसरा है कि घेंगा रोग, ठीक है, यानी गले में रोग होता है, घेंगा रोग के इलाज में हम लोग आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो लास्ट है वो है कि समभारिक क्या है। समभारिक मतलब होता है कि देखिए समस्थानिक में क्या था कि परमाणु संख्या समान थी, परमाणु भार अलग अलग थे, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही थी। समभारिक में क्या होगा कि परमाणु संख्या बदल जाएगी और परमाणु भार जो होंगे वो समान होंगे। जैसे कि 2 तत्व, अगर मैं कैल्शियम ले लूँ जो 20 नंबर पे आता है, इसका परमाणु संख्या 20 है, मतलब 20 परमाणु संख्या 20 मतलब क्या है, मैंने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है 20 है। और दूसरा जो तत्व है वो है आर्गन जो है वो 18 नंबर पर आता है, यानी परमाणु संख्या 18 है। मतलब क्या है कि इसमें परमाणु संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या 18 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 20। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो भी 40 होता है और आर्गन का परमाणु भार भी जो होता है वो 40 होता है। यानी इन दोनों के अंदर ही एक चीज़ समान है कि इन दोनों का जो परमाणु भार है वो 40 है, लेकिन परमाणु की संख्या क्या अलग अलग। और समस्थानिक में क्या होता था कि परमाणु संख्या समान होती थी, परमाणु भार अलग होता था।
समभारिक में क्या होगा, समभारिक का मतलब ही समझिए कि सम का मतलब होता है कि समान, भारिक का मतलब होता है भार, यानी समान भार वाले। तो यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उन्हें हम कहते हैं समभारिक। कौन कौन से उदाहरण है, तो कैल्शियम और आर्गन। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या क्या है, 4 है। आर्गन की भी और कैल्शियम की भी क्या है, जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, वो 40 है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होगी। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है आपको याद रखना है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उतनी ही आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। ठीक है, फिर से बोलो, किसी भी परमाणु के अंदर जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं के कुल न्यूक्लियनों की संख्या भी क्या होगी, यानी कोई भी तत्वों के परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। क्योंकि इसमें शब्द क्या उपयोग क्या कर रहा है, कुल न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन में क्या आता है, दोनों चीज़ आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गए यानी आप वहाँ पर क्या आ गया, आपका परमाणु भार आ गया। और समभारिक में यही होगा कि समभारिक में परमाणु भार समान होंगे लेकिन परमाणु संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी। और परमाणु संख्या अलग अलग मतलब क्या है कि दो तत्व ऐसे होंगे जिनकी प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब टोटल मारते होंगे, जोड़ करते होंगे, तो वो क्या होगा, बराबर ही आता होगा। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम वाले केस में होता है कि दोनों के अंदर जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी आती है, 40 आती है। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, सो यही तक था आपका चैप्टर। ठीक है, अब जो लास्ट में मुझे आपको चीज़ करवानी है, ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी चीज़, अगर आपके पास किसी भी तत्व के प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या दे दे और प्रोटॉन परमाणु संख्या दे दे और द्रव्यमान की संख्या दे दे, तो आप सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे कि अगर मैं हीलियम की बात ले लूँ, ठीक है, हीलियम के बाद 2 और 4 लिखते हैं। मुझे पता है ये क्या होता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। ये क्या होता है, मेरा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में क्या आती है, 2 चीज़ें आती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे पता है कि हीलियम के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 प्लस, और मुझे पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मुझे कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया है उसने। तो अगर मुझे प्रोटॉन की संख्या पता है कितनी है, 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या मुझे नहीं भी पता तो क्या करूँगा, न्यूट्रॉन को ऐसे रखूँगा, 2 कहाँ चला जाएगा, बराबर के उधर, यानी 4 क्या जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। तो अगर आपको कभी भी सवाल में ऐसा कुछ भी दे दे, जैसे कि मैं अगर सोडियम के लिए ले लूँ, ठीक है, सोडियम का क्या होता है, 11 23 Na11, यानी मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या 11 है और जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी, 13 है। और मुझे पता है कि जो परमाणु संख्या होती है वही मेरी किसकी संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की। और ये क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23 दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ मुझे ये दे दिया है और मैं बोलूँ कि मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ क्या होगी, ये मेरी हमेशा प्रोटॉन की संख्या होगी नीचे वाली, और ये क्या होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के होगा। तो इस 23 में मैं क्या करूँगा, 23 बराबर क्या हो, 23 जो मेरा निकला वो कैसे निकला, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही निकला होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना तो मैं क्या करूँगा, प्रोटॉन की जगह पे मुझे पता है कि प्रोटॉन की संख्या 11 है तो मैं 11 रख दूंगा, प्लस नाइट्रोजन मुझे निकालना, तो नाइट्रोजन का ऐसे ही कैसे ही बराबर 23, तो मुझे पता ही जो दिया हुआ है सवाल में। अब क्या करूँगा, 11 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा, तो न्यूट्रॉन तो अभी यहाँ से कैसा ही है, उधर जाएगा तो क्या होगा, 23 के साथ माइनस में चला जाएगा। तो आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आपको हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी निकालने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटा देना है। तो जो भी कीमत आएगी वो होगी आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। ये होती है आपकी प्रोटॉनों की, इसको में से इसको घटा दो तो मिल जाएगी न्यूट्रॉनों की, और ये जो होती है ये टोटल मिलकर होती है आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यही तक आपका चैप्टर था। ठीक है, और फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, तो मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।